चैप्टर 1 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो लास्ट सेक्शन है वो सेक्शन 3 जिसमें दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। ये कहता है अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेव इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस है वो यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के केस में, और वो सिर्फ वहाँ पे वो काम नहीं करेंगे जहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ और बात दिया गया है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ और ओपिनियन दिया गया है। दोनों में अगर कुछ डिफरेंट प्रोविजंस हैं तो फिर वहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो प्रोविज़न दिया गया है वो प्रिवेल कर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आप ले लें कि जैसे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज से रिलेटेड कोई प्रोविज़न जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया है, फ्री कंसेंट से रिलेटेड, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड से रिलेटेड, वेजरिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड, मेजर ऑफ डैमेजेस से रिलेटेड, ये सभी जो हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन है वो सेम टू सेम यहाँ भी अप्लाई होते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी उसी तरह से अगर कोई माइनर है उसके साथ एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। और जो भी कोर्सन में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो सेल ऑफ गुड्स में भी वो जैसे वहाँ पे वो वॉइड होता है यहाँ भी वॉइड होगा। लेकिन जैसे कुछ ऐसे जैसे मैंने बताया कि कोई सब्जेक्ट मैटर जिसमें दोनों के कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस है, जैसे कि कंसिड्रेशन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के केस में जो भी कंसिड्रेशन होगा इट कैन ओनली बी बाई वे ऑफ प्राइस, मतलब कि डेट शुड बी ओनली मनी कंसिड्रेशन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा नहीं है कि कंसिड्रेशन सिर्फ मनी ही कंसिड्रेशन होना चाहिए, ये एक डिफरेंस आ जाता है। अभी चैप्टर 2 में हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके तहत है सेक्शन 4 जो कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल की बात करता है। अगर आप ऊपर का हेडिंग देखेंगे तो ये लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ना, SALE सेल, ये जो सेल है इसके अंदर एक्चुअली में दो चीज़ें आ जाती है, एक सेल होता है और एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, दो चीज़ें आती है। तो जैसे कि इसमें सिंपल सा आप समझ लो कि एक सेल है और एक एग्रीमेंट टू सेल है। कहने का मतलब सेल जो हो गया वो इमीडिएट सेल हो गया, मतलब आप इमीडिएटली वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की तरह आप मान लो। जैसे कि आप ओवर द काउंटर जाके पेन खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो इमीडिएट इसको आप बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट सेल हो रहा है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, जब आप फ्यूचर में एक्चुअली में उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने वाले हो। जैसे आप बोलते हो कि मुझे 3 दिन बाद ये गुड्स आप सप्लाई कर देंगे, किसी किराने स्टोर को आप फ़ोन करके बोलते हो, तो उसका मतलब है कि वो एग्रीमेंट टू सेल में आप जा रहे हो। तो ये फ़र्क आ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो दोनों बातें आएंगी, एक सेल आएगा जो कि इमीडिएट होता है, हमने पैसा दिया और सामान लिया, एक हो गया एग्रीमेंट टू सेल, ये जो कि कुछ दिन बाद ये फ्यूचर में परफॉर्म होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे इसका सबसेक्शन 1 देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. There may be a contract of sale between one part owner and another. तो पहले सिंपल देख लेते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होगा उसमें हमेशा दो पार्टी होगी। सेलर होगा जो कि गुड्स को ट्रांसफ़र करेगा या अग्री करेगा कि वो ट्रांसफ़र कर देगा किसको, बायर को। तो दो पार्टी तो पक्की हो गई कि इसमें दो पार्टी होना होगा, एक तो सेलर होगा हमारा और एक होगा हमारा बायर। तो जैसे कि तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कोई पर्सन, जैसे ये इसमें क्या दे रहा है कि सेल जो होगा वो एक पार्ट ओनर से दूसरे पार्ट ओनर के बीच में हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल सिंपल देख लेते हैं कि क्यों एक आदमी अपने खुद ही सेलर और खुद बायर हो सकता है, क्या एक ही पर्सन सेलर हो और वही सेम पर्सन बायर हो सकता है। यहाँ तो दे रहा है कि एक सेलर होगा और एक बायर होगा। तो जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि कोई ऐसा कोऑपरेटिव मेस चल रहा है, मान लो आपका एक हॉस्टल है, हॉस्टल में सारे 10 बच्चे रहते हैं, 10 बच्चे बोलते हैं कि ठीक है हम लोग अपने अपने जो भी कुछ होगा सब अपने अपने एंड से कंट्रीब्यूट करेंगे और एक मेस चलाएंगे जिसके तहत सब लोग खाना वाना खाने को सबको टाइम से मिलेगा अपना। अभी क्या होता है कि ये जो सेल है एक्चुअली इनमें क्या है कि
इसको आप नहीं बोल सकते हो सेल है, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने खुद के पैसे से मेस चलाना स्टार्ट किया कोऑपरेटिव लाइंस पे। अब वहाँ पे कुछ भी डेफिसिट होगा, कुछ भी कमी आएगी मेस में, चावल ख़त्म है, गेहूँ ख़त्म है, वो सभी आपको अपनी जेब से फिर से उसको फुलफ़िल करना होगा। अगर आप कुछ ज़्यादा चावल ले लेते हो या कुछ भी करते हो, तो एक आप खुद ही वहाँ पे सेलर और बायर की तरह नहीं हो सकते। ये है तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अनडिवाइडेड जॉइंट ओनर्स हैं। यहाँ डिवीजन नहीं है कि किसने कितना परसेंट दिया, किसने, सब कोऑपरेटिव लाइंस पे, किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 100 रुपये दिए, सब चला रहे हैं और सब खा रहे हैं। किसी मन में किसी ने 100 रुपया दे दिया, किसी मन में किसी ने 10 रुपया दे दिया। तो यहाँ पे ये आप इसको नहीं बोल सकते, इसलिए हमेशा दो पार्टी रहेगी, एक सेलर होगा और एक बायर होगा। और जैसे कि कहते हैं पार्ट ओनर कहने का मतलब, मान लो कि दिल्ली में आप रह रहे हो, तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, आपको एक बाइक परचेज करनी है, आपका एक फ्रेंड है साथ में, आपकी कोचिंग काफ़ी डिस्टेंस पे, आपको एक बाइक चाहिए, तो आपके पास भी कम पैसे, उसके पास भी कम पैसे, आप दोनों मिल के खरीद लेते हो। मान लो 30,000 की बाइक है, आपने 10,000 दिया, आपके मित्र ने आपको 20,000 रुपया उस बाइक में मिला है और आपने वो बाइक परचेज कर ली 30,000 की। कल आपका फ्रेंड जो है उसको कहीं पे जॉब लग जाती है और वो उसका पोस्टिंग मान लो आप कलकत्ता दे देता है, तो अभी 2 महीना तो आप लोगों ने बाइक चला लिया। अब क्या होगा कि 2 महीने बाद जब वो जाने लग गया तो वो आपसे क्या कहेगा कि भैया सुनो, या तो मैं ये बाइक ले जाता हूँ, तुम्हें 10,000 दे देता हूँ, या फिर तुम मुझे 20,000 दे दो, मेरा वापस करो और ये बाइक तुम्हारा हुआ। तो वहाँ पे उस बाइक का 2 ओनर, एक मैं हूँ, एक मेरा फ्रेंड है। तो अगर मैं अपने फ्रेंड को 20,000 रुपया दे देता हूँ तो वो बाइक मेरी हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, वो बाइक ले के जाएगा, फिर ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करेगा, तो मुझे तो बाइक की ज़रूरत है भी, तो मैं उसको 20,000 रुपये दूंगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं खुद वहाँ पे एक पार्ट ओनर था, लेकिन मैंने एक पार्ट ओनर होते हुए दूसरे पार्ट ओनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो भी एक सेल का ही हिस्सा हो जाता है। अब मैं आपसे कह रहा था कि क्या एक ही बंदा सेलर हो और एक ही वही बंदा बायर हो सकता है? वो खुद से अपने आप को एक एंड पे आके पेन बेच दे और दूसरे एंड पे खुद ही खरीद भी ले, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, मान लो कभी ऐसा कुछ हो जाए, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपकी वो प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट में डिक्री हो गई है कि वो अब वो बेची जानी है, वो आ चुका है कि डिक्री के हिसाब से उसको बेच दिया जाना है। अब एक्चुअली वो प्रॉपर्टी आपकी थी, कोर्ट की डिक्री की वजह से प्रॉपर्टी को बेच दिया जा रहा है, जो भी हुआ होगा फैक्ट में नहीं जाते हैं। तो आप चाहो तो आप अपनी उस प्रॉपर्टी को वापस से खरीद सकते हो, तो वहाँ पे आप ही सेलर हो और आप ही बायर भी बन जाओगे कोर्ट की डिक्री के बाद। सेकेंड प्रोविजन है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ये सिंपल है कि आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है, एब्सोल्यूट मतलब ओवर द काउंटर, जैसे कि आपने किया अभी, उसमें वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उसमें कुछ भी बचा नहीं है परफॉर्मेंस करना। आप पेन खरीदने जाते हो, पैसे दिए, पेन नहीं उठाया। कंडीशनल जब आप बोलते हो कि सुनो भैया पेन है ना, इसको बढ़िया से ब्रश वश मार देना, मैं आज तो ये गंदी दिख रही है, मैं 2 दिन बाद परचेज करता हूँ तुमसे, तो ये कंडीशनल हो गया। यहाँ पे कुछ करना बचा हुआ है, इसको आप एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। मतलब यहाँ पे उस पेन में अभी भी वो डिलीवरेबल स्टेट में है नहीं, मतलब वो फ्यूचर में आएगा, आप कह सकते हो कि वो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, तो वो कंडीशनल हो गया। या फिर कोई कंडीशन लगा दी है आपने कि आप जब आप ये पर्टिकुलर क्वालिटी का पेन लेके आओगे तब मैं आपसे खरीदूंगा, ऐसा कुछ कंडीशनल लगा दिया, तो ये सेकंड हो गया। थर्ड भी बहुत सिंपल है कि वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल, बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। ये सिंपल है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि जैसे पेन के केस में ओवर द काउंटर हमने परचेज कर लिया तो वो सेल हो गया, SALE। और एग्रीमेंट टू सेल जैसे सिंपल आप एग्जांपल ले लो कि आप मान लो 12,000 की स्कूटर खरीदने चले जाते हो या फिर कोई फर्नीचर खरीदने चले जाते हो, और आप अग्री करते हो उसके साथ कि 2 महीने में मैं मंथली इंस्टॉलमेंट में 6,000 इस महीने, 6,000 नेक्स्ट मंथ करके मैं तुमको पे कर दूंगा, भैया मेरे को स्कूटर दे दो। तो ओनरशिप उसके पास, आपके पास स्कूटर की या जो भी फर्नीचर आप खरीदो उसकी कब आएगी? जब आप उसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद भी नहीं। अभी तो आपने 6,000 ही दिए, 12,000 देने थे आपको, तो सेकंड मंथ में वो आपको मिल जाएगा। तो ये एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है आपका, ठीक है। अभी फोर्थ पॉइंट है, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल
when the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is transferred। वही सेम एग्जांपल आप ले लो कि फर्नीचर आप जब कर रहे थे तो आपने बोला 2 महीने बाद, ये तो एग्रीमेंट टू सेल था, तो वो बाद में सेल बनता है, बाद में बनता है जब उसका जो भी कंडीशन था कि इतना पेमेंट हो जाएगा तब आपका होगा। तो वो सारी चीज़ें वो वैसे ही होती है कि वो आपका तब हो गया जब वो कंडीशन फुलफिल्ड हो गया तब हुआ। या फिर टाइम इलैप्सेस, कभी कभी हम लोग बोलते हैं, हमें कोई आके बोल देता है सुनो भैया मैं तुम्हें 20 दिन होने दो, 20 दिन बाद मैं तुम्हें ये साइकिल दे दूंगा। तो 20 दिन या तो कंप्लीट हो जाए तो फिर हमको वो मेरी चीज़ हो गई। वहाँ जो भी प्राइस कंसिड्रेशन रहा हो कि इतने पैसे, मैं पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वो बंदा मुझे बोला कि 20 दिन के बाद ये साइकिल तुम्हारी, अभी नहीं 20 दिन के बाद, तो टाइम इलैप्स होते ही वो साइकिल मेरी हो जाएगी। तो ये है।